नमस्कार। आज हम क्रैश कोर्स की सुपर पास सीरीज के अंदर चौथे वीडियो के साथ मिल रहे हैं। अब हमने पिछले वीडियो तक ये देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम संख्याएं और क्वांटम संख्याओं में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की थी। अब उससे आगे अपन देखते हैं ऑफ वो सिद्धांत। ऑफ वो सिद्धांत में 3 नियम हम पढ़ेंगे। ऑफ वो मतलब टू बिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने को समझाते हैं ये। सबसे पहले पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, अपन सीधा उस पर आएंगे मुद्दे पर। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पहले तो समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। स्टेटमेंट यह है कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार किसी भी 2 विद्यार्थियों के लिए चारों डाटा सेम नहीं हो सकते कि उनकी स्कूल, उनकी कक्षा, उनका वर्ग और रोल नंबर एक समान हो। यदि रोल नंबर समान है तो वर्ग अलग होगा, यदि वर्ग समान है तो कक्षा अलग होगी, यदि कक्षा भी समान है तो दोनों अलग अलग स्कूल में होंगे। चारों चीज़ें कभी भी एक समान नहीं हो सकती, स्कूल, कक्षा, वर्ग और रोल नंबर। ठीक उसी प्रकार से एक परमाणु के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m, s कभी भी एक समान नहीं हो सकती, चारों में से एक का डिफरेंस होगा। तो परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन हेतु चारों क्वांटम संख्या समान नहीं, ये उन्होंने कहा। जैसे मान लीजिए बात करें अपन कि बेरिलियम के 1s2 और 2s2 ये विन्यास होता है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3rd इलेक्ट्रॉन है, ये 4th इलेक्ट्रॉन है और ये 4th इलेक्ट्रॉन है। 3rd इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m, s चारों देखें तो इसका विन्यास जो है वो है 2s1, इसका 2s1 और इसका है 2s2। 2s1 के लिए n का मान 2, इसके लिए भी 2, l का मान चूंकि s में 0, इसके लिए ये भी s में 0, m 0, जब l 0 होता तो m 0 ही होनी है। पहला इलेक्ट्रॉन है +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन है -½ तो हम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो क्वांटम संख्या हैं ये तो सेम है, लेकिन जो अंतिम क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर चाहे कोई भी क्वांटम संख्या हो, एक जो है भिन्नता मिलेगी। जैसे मान लीजिए 2p3 विन्यास है किसी का, 2p3 के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, यदि ये कह लें कि +1 0 -1 है तो 2p n l m s ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2p2 और ये है 2p3। n का मान 2, इसके लिए भी 2, l का मान 1, इसके लिए भी 1, लेकिन m का मान जो है रूम नंबर 0 में है, यहाँ पर ये -1 में। और दोनों ही पहला इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज तो +½ तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये जो है m का मान ये डिफरेंट है। तो कुल मिलाकर के पाउली अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि एक एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए अपन 1s3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर देते हैं। जैसे एक कक्षक के अंदर अपन 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 1s1 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1s3, इन तीनों के लिए n, l, m, s चारों का मान एक समान आ जाएगा। जैसे 1, 1, 0, 0, m 0, 0 और ये इलेक्ट्रॉन भी +½ क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है +½ यदि हमने एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो ऐसी संभावना बनती है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान रहे, यानी पाउली अपवर्जन सिद्धांत का खंडन होगा, उसको डिसओबे करेगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इसका एक कथन और भी है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो कई बार ये सेंटेंस ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये कथन
किस नियम को सत्यापित करता है? पाउली का अपवर्जन, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, या n+l, या नन ऑफ दीज? तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हुंड का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये सिद्धांत कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो किसी उपकोष के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित भरते हैं, तत्पश्चात उनका युग्मन करते हैं। जैसे हम बात करें कि हमें P4 भरना है तो हम इस प्रकार से नहीं भरेंगे 1 2 3 4, हम इस प्रकार से नहीं भर सकते 1 2, ये गलत है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को हमें अनपेड भरना होगा, एक एक सभी कक्षकों में आ जाए, ये आ गए। अब जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई खाली कक्षक नहीं बचता है, तो फिर हमें पेयरिंग शुरू करनी है, तो ये सही तरीका है। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2p4, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, न कि इस प्रकार का। इसमें कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट n+l रूल, n+l तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 101% क्वेश्चन आएगा n+l नियम पर। क्वेश्चन क्या आता है उसकी तो हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले समझ लेते हैं n+l क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भरने को क्रम बताता है। यदि कोई दो उपकोष है या क्रमिक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा। यहाँ n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा। एग्जाम्पल 2s और 2p, एग्जाम्पल 3d 4s। ये देखिए n l, इसके लिए n का मान 2, l का मान s है 0, इसके लिए n का मान 2, l का मान 1, योग 2, योग 3, न्यूनतम कौन है? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले 2s में भरा जाता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, यानी पहले 2s फिर 2p6 आता है। n का मान 3, l का मान d के लिए 2, n का मान 4, l का मान s के लिए 0, 3 2 5, 4 0 4, पहले किस में भरा जाएगा? 4 न्यूनतम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा जाता है। ये भी हम देखते हैं जब भी ऑर्गन 18 आ जाता है तो उसके बाद 3p6 ऑर्गन 18 के बाद पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आते हैं, 4s2, पोटेशियम कैल्शियम 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन, उसके बाद स्कैंडियम भरा जाता है 21 3d1। क्लियर? इसके बाद एक बात और है कि यदि n+l समान आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा, उसमें भरोगे आप जिसके लिए n का मान क्या हो? न्यूनतम हो, कम हो। जैसे मान लीजिए 3d और 4p है, इसके लिए n और l ये निकालते हैं, इसके लिए n का मान 3, इसके लिए l का मान d के लिए 2, इसके लिए n का मान 4, इसके लिए l का मान p के लिए 1, योग 5, योग 5 बराबर आ रहा है। जब n+l का मान समान आए तो उसके लिए भरना है जिसके लिए n का मान कम हो। तो यहाँ पर n का मान किसका कम है? 3 और 4 में 3 कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 3d में, यानी 4p से पहले भरा जाएगा 3d में। तो यहाँ पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है, एक तो आपको 4 कक्षक दे देंगे, उन कक्षकों में ये पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में भरोगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या सिली मिस्टेक करवाने वाला क्वेश्चन दिया तो उसमें आपको 4 समुच्चय दे देंगे, अलग अलग प्रकार के कौन सा ऊर्जा का बढ़ता क्रम सही है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है, या किस में जो ऑर्डर है वो असंगत है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के 2 टाइप के क्वेश्चन अपने आ सकते हैं। प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? अपने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 6p 7s C4d 5d और d 4f। लगा लीजिए n+l रूल। n का मान 6, l का मान 1, टोटल 7।
n का मान 7, l का मान 0, टोटल 7, n का मान 5, l का मान 2, टोटल 7, n का मान 4, l का मान 3, टोटल 7। सभी के अंदर n प्लस l का मान 7 आ रहा है। तो अब हमें दूसरा जो स्टेटमेंट था वो कि n प्लस l का मान यदि समान आए तो हमें उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना है जिसके लिए n का मान कम हो। तो यहाँ पर सब तो 7 है योग, तो इसका मतलब n का मान देख लीजिए अब 4, तो इलेक्ट्रॉन 4f में पहले भरा जाएगा। क्वेश्चन सेमी इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? ऑप्शन चेंज है 8s 5d 7p और 6f। इसमें आपको भरना है तो n प्लस एल लगाओ, n l 8, l का मान 0, 5, l का मान 2, 7, l का मान 1, 6, l का मान 3, योग करेंगे 8, योग 7, योग 8, योग 9। इसमें बता दीजिए न्यूनतम कौन सा? 7। इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 5d। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन कर लोगे। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए कि इनमें चारों पांचों के अंदर ऊर्जा का बढ़ता क्रम बताइए, कौन पहले भरा जाएगा कौन बाद में भरा जाएगा, तो n प्लस एल का नियम लगाते हुए कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अपने दे रहा है 3d 4s 4p 4f 6p और 8s 5g 6h और 5d। बस आपको n प्लस एल लगाना है। n प्लस एल के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करते जाइए। n l 3 2 4 0 4 1 4 3 6 1 8 0 5 4 6 5 5 2। अब आपको योग करना है 5 4 5 7 7 8 9 11 7। अब आप सबसे पहले तो न्यूनतम वाला ढूंढ लीजिए कि सबसे न्यूनतम पहले किस में, तो सबसे पहले आएगा 4s। उसके बाद संख्या आती है 5 जो कि 2 जगह हैं, 5 ये 2 जगह। तो अब आपको इसमें इन दोनों में क्या देखना है? जिनके लिए n का मान न्यूनतम हो। n का मान किस में है? 3 में, 3d के अंदर 3, तो 3d। उसके बाद 4p, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचता है अपना 7 वाले 3, तो 7 वाले 3 है। 7 के अंदर, इनके अंदर आपको क्या देखना है? जिनके लिए n का मान सबसे कम हो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। सबसे पहले कौन आएगा? 4, तो 4f। फिर आ जाएगा 6 और 5 में 5, 5d। फिर आ जाएगा 6p और उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद बचता 8 वाला, तो 8s। उसके बाद 5g और उसके बाद 6h। ये आपका सही क्रम है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और खूब सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, किताबों में मिल जाएगी और बाकी इस प्रकार के आप एग्जाम्पल बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, n प्लस एल का मान कम हो, यदि समान आ जाए तो उसमें पहले भरोगे जिसके लिए n का मान कम होता है, n का मान कम। ओके, ये अपना कंप्लीट हो गया ऑफ वो सिद्धांत। अब अपन देखते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए n प्लस एल नियम है सबसे पहले तो। लेकिन अपने को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु का भरना है किसी तत्व के अंदर, तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स के सारे उपकोषों का इस प्रकार निकालना संभव नहीं है। इसीलिए आपको सामान्यतः एक क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। इसके लिए आप तरीका है SS। अब 4 ही अपने उपकोष है, जितने एलिमेंट है S P D F। मैं तरीका बता देता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना हो इस प्रकार भर सकते हैं। 2 बार S लिखिए, फिर P जोड़ो, PS PS। अब S हो गया, 2 बार P हो गया, अब D जोड़ दीजिए, D P S D P S। ये भी हो गया। अब F को ले लीजिए 2 बार, F D P S F D
पी एस, पी एस। अब आपको एस 4 बार आए हैं दो दो के जोड़े में, तो 8 हो जाएगा। तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब जो P है वो ये 8 से है, तो 7 से 7 6 5 4 3 2, अपने आप ही खत्म हो जाएगा 2 पर। 1P होता नहीं है। 1P क्यों नहीं होता, ये अपन चर्चा कर चुके हैं कि N और L का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ना ही N छोटा हो सकता है L से। N जो ऑलवेज ग्रेटर होगा L से। ये हो गया अपना 8 7 P। तो अब D को कर दीजिए 6 से चालू, 8 7 और 6, 6 5 4 3। अब पीछे बचा आपका एक, वो कौन बचा है, F। ये 8 7 6, ये 5 से 5 और ये 4 कंप्लीट है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इस प्रकार से भर दीजिए। अब आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरना है 25 Mn का, मैग्नीज का। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना है तो आपको क्या करना है, जमाइए 2 2 4, P में 6 आ सकते हैं, P 3 कक्षक होते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 4 18, 2 20 और 5 25। ये लो यहाँ तक हो गया, 3D5 तक। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ एक्सेप्शनल अपवादिक रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जहाँ पर अर्ध भरा विन्यास D का या F का, D5 या F7, वो यदि आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा चेंज है। अर्ध भरा विन्यास अपने निकटवर्ती विन्यास D4 या F6 से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें रहने का प्रयास करता है। तो S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो सकता है, किस में, या तो D में या फिर F में। जैसे अपनी बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का विन्यास तो वैसे ये होना चाहिए 18 2 20, और यहाँ 24 है क्रोमियम, तो 18 2 20 और यहाँ आएंगे 4, क्रोमियम 24। लेकिन क्रोमियम के अंदर 3D4 है, और यदि 3D5 हो जाए तो वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन धारण कर लेता है। इसीलिए एक S का जो इलेक्ट्रॉन उठ करके क्या आ जाएगा, D में। तो अंतिम विन्यास आर्गन 18 तक तो इस प्रकार भर दीजिए, फिर 4s1 और 3D5, लिखने में अपन 3D5 और 4s1, तो 18 19 और 5 24। ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार कॉपर का है, 3D9 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, S से D के अंदर। तो 3D10 फुल फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर और एक्सचेंज एनर्जी, और जो आपकी उसमें जो है स्थायित्व धारण करने के लिए न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो D में है वो तो D5 और D9 तक की एक्सेप्शन रखता है, और जो F ब्लॉक के तत्व हैं जिनको अपन लेंथेनेड एक्टिनाइड कहते हैं, उनके अंदर ये स्थायी विन्यास F7 या फिर F13 F14 जब आता है तो वहाँ पर भी आता है। इसके अलावा एक्टिनाइड के अंदर F1 से F2 तक जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अपवाद देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर आपको सीधा सा याद करना पड़ेगा कि फला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ फील्ड जहाँ भी आ जाए F7 F14 वाला, तो वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देना आपको S वाला, और जब भी D4 D5 और D10 बन रहा हो तो इसके पास वाले विन्यास D4 और D9 से क्या बन जाएंगे, D4 से D5 और D9 से D10 बन जाएगा। बस S का एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देना, आपको एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के आधार पर आपका ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने में एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार से आ जाते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए कॉपर +2 का आ गया, Ag का आ गया, Pt का आ गया, ठीक है, और Pd का आ गया, और बाकी जो लेंथेनेड एक्टिनाइड के अंदर यूरोपियम वगैरह जितने भी अर्धभरे वाले हैं, उसके निकटवर्ती विन्यास वाले हैं, तो वो विन्यास आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये थोड़ा सा देख लेना है विन्यास, क्योंकि याद रखने वाली चीज़ इसमें अपन कुछ समझ नहीं सकते। तो ये तो हमने देखा है यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक। इसके बाद लास्ट में अंतिम टॉपिक है छोटा सा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कई दफ़ा उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। नोडीय पृष्ठ, 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 नोडीय पृष्ठ
और नोडीय तल और त्रिज्यीय नोड। नोडीय पृष्ठ, नोडल का मतलब है कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य हो या शून्य हो। नोडीय पृष्ठ का मतलब है ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जहां इलेक्ट्रॉन न पाया जाता हो या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे अपन नोडीय पृष्ठ कहते हैं। ये सामान्यतः एस उपकोष के अंदर ही पाया जाता है, 2s के बीच में पाया जाता है। जैसे 1s और 2s, उसके बीच में एक नोडीय पृष्ठ होगा, 2s और 3s के बीच में एक होगा, इस प्रकार से। तो इसकी संख्या जो अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि n-1। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल कि 7s में नोडीय पृष्ठ कितने होंगे, 6, 7 - 1 6 हो जाएगा। वो कैसे होगा, 1s 2s के बीच एक, 2s 3s के बीच में एक, इस प्रकार जोड़ोगे तो वो 6 तक आएगा। PDF में ये नहीं होता है नोडीय पृष्ठ, S में आता है। फॉर्मूला ध्यान रखना है n-1, ठीक है। नोडीय तल, नोडल प्लेन, बात वही, वह काल्पनिक तल जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो। चूंकि S उपकोष गोलाकार होता है, इसीलिए ऐसा कोई तल इसमें से गुजारा नहीं जा सकता जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। चाहे आप ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, इलेक्ट्रॉन हमेशा पाया जाएगा। तो इसीलिए S के अंदर जो है वो नहीं पाए जाते नोडीय तल। बात करें P की, तो P के अंदर P 3 प्रकार के होते हैं, PX, PY और PZ। PX इस प्रकार का होता है कि ये जैसे XX में ये पाई जाते हैं इलेक्ट्रॉन की, और ये Z एक्सिस है सामने वाला, इधर X और ये Y। यदि अपन इस प्रकार का तल ले जाएं, ये एक Z है बाहर वाली, भीतर Z की तरफ जा रही है, और ये जो खड़ी X है वो है Y, यानी ये तल है वो Y और Z से गुजरता है। इस तल का नाम हो जाएगा YZ। और चूंकि एक पाया किस में जा रहा है, PX में, तो PX में एक तल पाया जाएगा Y और Z, यानी जिस एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उस एक्सिस का नाम है जैसे PX, उसमें तो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यदि यहाँ से ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यदि यहाँ से ले जाते हैं तो ये बीच वाला जो है वो नोडल बिंदु है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। यहाँ से एक काल्पनिक तल गुजारा जा सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो एक तल होगा। इसी प्रकार PY में क्या जाएगा, XZ। भाई जो PY इस प्रकार का होगा, तो इस बार तल यहाँ निकाल देंगे, तो ये जो ऊपर सामने से पीछे जा रहा है तो Z हो गया, और ये जो X है वो कौन सी है, वो अक्ष कौन सी, X अक्ष। तो ये X और ये Z, तो इसका मतलब ये जो XZ हो जाएगा। और जब बात करें Z की तो XY हो जाएगा। यानी सिंपल है, नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। नाम में आपको क्या करना है, P का जो ऑर्बिटल है उसका नाम है PX, तो X को छोड़ दीजिए, पीछे 2 बची YZ। Y है तो ZX और Z है तो XY। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम D के अंदर, D कक्षक में। D कक्षक में हम जानते हैं कि 5 प्रकार के क्या होते हैं कक्षक D उपकोष में। एक होता है ये X और ये Y, dx², y²। चलो पहले dxy ये बना लेते हैं, T2G। 5 होते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर x और y दोनों के बीच में जो पाया जाएगा वो dxy। यदि इस प्लेन को अपन y और इसको z माने तो dyz। ठीक इसी प्रकार से dzx बन जाएगा z और x के बीच में। ये यहाँ पर जब इस प्रकार की x एक्सिस और ये y एक्सिस हैं तो उनके बीच में इस प्रकार पाली पाई जाएगी, एक और एक पाली इधर पाई जाएगी। यदि मान लीजिए z है और ये आपका y है, ये तो लिखे जो ZY है, बोर्ड 2D है इसीलिए दिखाने के लिए माना कि इसी को x और इसी को y और इसको z माना, तो ये YZ की जब बात करेंगे तो ये तो आ गई आपकी z और ये y, तो इसका इस प्रकार से होंगे इन दोनों अक्षों के बीच, एक यूँ एक बोर्ड के पीछे, एक यूँ और एक बोर्ड के पीछे। जब ZX की बात करेंगे तो ये x और z के अंदर एक तिरछी, बोर्ड के पीछे एक ही साइड तिरछी, एक बोर्ड के पीछे, तो कुल मिलाकर अक्षों के मध्य बनती है, उन्हें T2G कहते हैं। और यदि इस प्रकार से एक बन जाएगी नीचे ये dZX, जो इसी प्रकार की बनेगी। एक होता है आपका x और y के प्लेन के ऊपर, जिसे अपन कहते हैं dx² y², इसका नाम होगा dx² y²।
ये अक्षों के ऊपर पाया जाता है, ये कक्षक अक्षों के ऊपर पाई जाती है इसमें पालियाँ, तो ये देखिए अक्षों के ऊपर। और एक होता है आपका dz², इसको यदि z माने तो एक पाली यूँ और दूसरी पाली संपीड़ित होकर डिस्क के रूप में रहती है बीच में। अब इनके अंदर आपको प्लेन ढूंढना है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर कोई प्लेन नहीं पाया जाए, क्योंकि बीच में क्या है, डिस्क है, चकती, वृत्ताकार पथ है, तो उसमें से किसी भी तल को गुजारोगे इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पाया जाएगा, तो इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो है, अब यहाँ पर ये बीच में है, अक्षों के ऊपर नहीं है, बीच में, तो एक तो इस अक्ष के माध्यम से ऐसा प्लेन और एक इस अक्ष के माध्यम से ऐसा प्लेन, तो दो प्लेन हैं। कितने प्लेन हैं? दो प्लेन। ये जो प्लेन है वो किससे, कौन कौन से जो है उससे बनता है, एक्सिस से। एक तो यहाँ पर काम आ रही है आपकी, एक तो काम आ रही है बाहर से जेड वाली खड़ी वाई, तो वाई जेड, और ये जो बनता है एक एक्स से और एक बाहर और अंदर जेड से, तो एक्स जेड। इसी प्रकार इन दोनों के नाम कर दोगे सबके, तो जो जो प्लेन काम में नहीं, जैसे अपन ने कक्ष का नाम क्या लिया है, एक्स वाई है ना, तो पीछे कौन बचा, जेड, तो जेड के साथ एक बार एक्स जोड़ दो और एक बार वाई जोड़ दो। जैसे डी वाई जेड है, तो इसके लिए दो प्लेन का नाम अपने को करना, तो पीछे कौन बचा, एक्स, तो एक बन जाएगा एक्स वाई और एक बन जाएगा एक्स जेड। तो जो पीछे बची है दोनों के साथ एक एक बार लगा दीजिए। बात करें इसके अंदर डी जेड एक्स में, तो इसमें दो प्लेन होंगे, पीछे बचा वाई, तो एक तो एक्स वाई और एक वाई जेड, एक वाई जेड। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें प्लेन जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर से कोई प्लेन नहीं जा सकता, एक्सिस के ऊपर से कोई प्लेन नहीं जा सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इलेक्ट्रॉन अब्र है, जो पालियां हैं, वो इलेक्ट्रॉन अब्र अक्षों के ऊपर ही स्थित है। वो अक्षों के ऊपर स्थित होने के कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कोई ऐसा काल्पनिक तल नहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता हो, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से कोई प्लेन नहीं, यहाँ से कोई प्लेन नहीं, अक्षों के ऊपर से किसी प्रकार का प्लेन नहीं जा सकता। लेकिन अक्षों के बीच में से इस प्रकार से एक तिरछा यहाँ से और एक तिरछा यहाँ से अपन गुजार सकते हैं। तो कुछ बुक्स में मिलता है कि भाई नहीं मिलते प्लेन, कुछ में मिलता है टू प्लेन्स है, लेकिन उनका नाम नहीं कर सकते। तो एक्चुअली ये विवादित है, क्वेश्चन आने की संभावना कम, फिर भी इसके अंदर कितने प्लेन मिलेंगे, दो, लेकिन अपन नाम नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी अक्षों से नहीं जाते। जब बात कर रहे थे पी वाले, तो वो जिस अक्ष से जाता था उनके आधार पर उनका नाम कर देते। जैसे पी एक्स है तो उसमें बची हुई जो दो अक्षें हैं वाई और जेड, तो प्लेन का नाम बताओ वाई जेड। पी वाई की बात करें तो इसमें वाई के अलावा जो एक्स जेड या जेड एक्स, ठीक इसी प्रकार से एक्स वाई है तो पीछे वाई बचा हुआ है, उनका एक बार वाई को जेड के साथ जोड़ दिया, एक्स वाई है तो जेड को एक बार एक्स के साथ जोड़ दिया, एक बार वाई के साथ जोड़ दिया, तो एक्स जेड और वाई जेड दो मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो डी वाई है, तो वाई के लिए कितने बनेंगे, दो, डी वाई जेड है ये, वाई जेड, पीछे कौन बचा, एक्स, एक बार एक्स को वाई के साथ जोड़ दो, एक बार एक्स को जेड के साथ जोड़ दो, तो एक्स वाई और एक्स जेड, तो अपन नाम दे सकते हैं। लेकिन ये किन्हीं अक्षों से नहीं जाता, इसीलिए इनका अपन नाम नहीं दे सकते। डी जेड स्क्वायर के अंदर प्लेन नहीं पाया जाता, जीरो होता है, बिकॉज जो एक पाली इसकी संपीड़ित होकर डिस्क के रूप में रह जाती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के नोडल प्लेन। एक क्वेश्चन और बनता है त्रिज्य नोड का, रेडियल नोड। इसका फॉर्मूला सीधा याद रखना, n-l-1, बस। ये जो है किसी उपकोष के लिए त्रिज्य नोड निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है n-l-1। जैसे बात करें 4s के लिए, तो 4s के लिए n का मान 4, s का 0, -1 कितने होंगे, 3, 3d, n का मान 3 और l का मान d के लिए 2, -1, 3 - 3 0, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है त्रिज्य नोड। फॉर्मूला याद रखना है, और n और l का इसका मान, n और l का मान आपने क्वांटम संख्या के अंदर अच्छी तरह से देखा हुआ था, तो इसीलिए अपने कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो त्रिज्य नोड इम्पोर्टेंट है, या फिर नोडल प्लेन है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी p और d के। ठीक है, f कक्षक, f ऑफ कोर्स जटिल होता है, उसकी कॉम्प्लिकेटेड ज्यामिति, इसके लिए उसके अंदर कोई भी नोडीय तल नहीं पाया जाता। त्रिज्य नोड जो हैं वो सब में मिलेंगे, फॉर्मूला आपका n-l-1। तो इस प्रकार से ये जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुई। अब इसी के साथ जो है वो अपन पीरियोडिसिटी देखते हैं, आवर्त सारणी या आवर्त गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, इसके अंदर निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं
और इनके अंदर समझी हुई कॉन्सेप्टिव चीज़ें आगे हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को समझने में मददगार करती है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी होंगी, उसके आधार पर अपन रिएक्शंस या उनके कई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एक तो आवर्त सारणी, इतिहास, किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल आई, कौन कौन से वैज्ञानिकों का इसमें योगदान था, इस पे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। जैसे भी किस किस ने जो इसके लिए अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने नियम, अपने अपने प्रयास किए, जो आज हम देख रहे हैं लगभग जो आवर्त सारणी 118 तत्वों की, तो वो किसी एक वैज्ञानिक का प्रयास नहीं है, एक दिन का परिणाम नहीं है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग तर्क दिए और उनके आधार पर वो पहुँचे। जैसे डोबेराइनर थे, उन्होंने त्रिक दिए थे, तीन तीन तत्वों का समुच्चय, मध्य वाले तत्व है उनका जो गुण, उनके जो गुण हैं दोनों के प्रथम और अंतिम के औसत होते हैं। फिर आपके मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी जो परमाणु भार के आधार पर है, और जो उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मोजले ने, वो थी परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार के आधार पर। एक न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम, ये कोई खास नहीं है कि भाई प्रत्येक प्रथम और आठवां तत्व, जैसे भारतीय संगीत में सुर होते हैं सारे गा मा पा धा नि सा सात, उसी प्रकार प्रथम और आठवां जो तत्व है वो आपस में समानता रखेगा गुणों में, जैसे लिथियम और सोडियम है। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं थी, तो लिथियम से सोडियम जो आठवां तत्व आता था। उसके बाद मेंडलीफ ने बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल था, उसने जो मोजले की काफ़ी मदद की आवर्त सारणी बनाने में और नए तत्वों की खोज में। उन्होंने कई जगह खाली भी छोड़ी थी। फिर मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया, जो आवर्त सारणी आज अपन देखते हैं। आवर्त सारणी की तरह से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आवर्त गुण जो पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहला आता है साइज, आकार। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछते हैं साइज में से। फिर हम पढ़ते हैं IP, 100% क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जितने हो सके 5 स्टार लगा लो भले। 100% क्वेश्चन आएगा IP, और जहाँ जहाँ अपवाद है IP के अपन वो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये IP का जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। साइज और IP को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें IP को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये IP में से 100% क्वेश्चन आएगा, और वो भी अपवाद वाले। तो इनको अपन इस क्रम में इस प्रकार से पढ़ेंगे। आपके जो क्वेश्चन आएगा या तो आधुनिक आवर्त सारणी में से आ सकता है, किन्हीं तत्वों की जो क्या स्थिति है, किन को क्या कैसे किस गुण के आधार पर किस बेसिस पे उनको वहाँ रखा गया और इनमें क्या विसंगतियाँ पाई गई। उसके बाद जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उनमें हम साइज और IP को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, और जो एक क्लास के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो अपन आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि अब शुरू करेंगे तो कंप्लीट पूरा नहीं होगा, इसीलिए इसको अगली क्लास के अंदर ही करेंगे। उसके पश्चात हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कोशिश करूंगा मैं कि अपन 3 क्लास के अंदर मैक्सिमम फिनिश कर दें, और विद क्वेश्चंस थोड़ी वो क्लासें बड़ी ले लेंगे, और उसको 3 क्लास में अपन क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ निपटा देंगे। कल संभवतः इसके और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप तब तक पढ़ते रहिए, और जो जितने आपने टॉपिक पढ़े हैं उसके आपके जितने पास ऑब्जेक्टिव मिलते हैं वो मिलाइए, और अपन जो साथ में चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव की, तो खूब सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। धन्यवाद। ओके।